अब देखिए जो आईसीसी जो इंडिफरेंस कर्व आया कैसे बना वो, तटस्थता वक्र या उदासीन वक्र, ठीक है। दोनों हर किताब में अलग अलग लिखा हुआ है, आप हिसाब देख लेंगे, इंग्लिश सबका सेम है। देखिए क्या कहता है ये, तो देखिए हम लोगों ने देखा था ये तटस्थता वक्र सिद्धांत जो है ये आपका ये बता रहा था कि जब आपके पास दो वस्तुएं दी हुई होती है, एक एप्पल है एक मैंगो है, हमने इसको डिनोट किया एक्स से और मैंगो को हमने वाई से किया, तो हम देखते हैं कि जब कोई उपभोक्ता किसी एक वस्तु का अधिक मात्रा तय करता है तो निश्चित रूप से दूसरे वस्तु का कम मात्रा तय करता है, क्योंकि उसके पास एक निर्धारित बजट दिया हुआ होता है, एक बजट कांस्टेंट दिया रहता है, एक सीमा रेखा दी होती है, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकता है। फिर देखते हैं जैसे जैसे ग्रेजुअली वह एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसी रेशियो में वह दूसरे की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। देखिए इसको कम किया और इतना मैंगो बढ़ाया, इसको कम किया और इतना बढ़ाया, तो इस तरह से वह अपने एक का त्याग करता है और एक का गेन करता है, और ये त्याग और गेन ही कहलाता है MRS एक्स वाई डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, ये कहलाता है। तो इसी त्याग के क्रम में पहले पॉइंट पर अगर वह एक्स एप्पल को सेलेक्ट करता है और Y3 मैंगो को, तो ये बिंदु पर उसको दोनों का क्या मिलता है, संतुलन मिलता है, अर्थात उसको वहां एक संतुष्टि मिलती है। फिर वह देखता है कि अगर Y की मात्रा को त्याग देता है कितना, यानी ये डेल्टा Y त्याग दिया, ये डेल्टा X के लिए इतना त्यागा, फिर इतना त्याग के फिर ये यहां पर आ गया डेल्टा Y और डेल्टा X, ठीक है। तो ये त्यागने के क्रम में अब देखता है कि पूरा पुनः जो है हम x2 की मात्रा को बढ़ाते हैं, फिर x3 की मात्रा को बढ़ाते हैं, इस तरह से बढ़ाता है, एक का त्याग करना एक का बढ़ाना। तो दूसरे पॉइंट पर B पर संतुलन मिलता है और तीसरे पर C पर मिलता है। ये तीनों है ना, A से B और B से C जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो संतुलन बिंदु है, इसको अगर हम मिला देते हैं आपस में, तो A से B, B से C, तो हम देखते हैं कि जो लोकस ऑफ द ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वह ही आईसी कर्व कहलाता है, यही आईसी कर्व कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है, ठीक है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जो ए बी सी पॉइंट है वह सब एक ही रेखा पर आती है, एक ही रेखा पर आता है ना, एक ही रेखा पर आधारित होने के कारण वह उपभोक्ता कोई भी संयोग के लिए तटस्थ हो जाता है। उनका कहना है कि तीनों बिंदु पर हमको समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलने के कारण वह क्या हो जाता है, तटस्थ हो जाता है, इंडिफरेंस हो जाता है, और इसे ही तटस्थता वक्र रेखा कहा जाता है। क्लियर है ना। अर्थात तटस्थता वक्र वह रेखा है जब उपभोक्ता किसी दो वस्तुओं का चयन करता है और दोनों वस्तुओं के संयोग बंडल बनाने से जो उसे पहली, दूसरी और तीसरी इकाई में संतुष्टि प्राप्त होती है ना, ये जो संतुलन बिंदु बनता है, इस सभी संतुलन बिंदु को जब हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें तटस्थता वक्र रेखा मिल जाती है, इसे आईसी कर्व कहा जाता है। अर्थात इसको अदर सेंस में हम कह सकते हैं, तटस्थता वक्र रेखा पर जितने भी संयोग बना दी जाए, जितना भी बंडल बना दिया जाए, उस सभी बंडलों से, तो ये है, तो तटस्थता रेखा वह रेखा है जिसके अंतर्गत अगर कितने भी संयोग बना दी जाए, सभी संयोग क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अर्थात उससे बराबर संतुष्टि मिलेगी, और इसीलिए वो एक उपभोक्ता क्या होता है, इसमें तटस्थ हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक।
तो ये आपका हो गया तटस्थता वक्र रेखा की परिभाषा है। क्या बोलिएगा? तटस्थता वक्र रेखा वह रेखा है जिसमें जब उपभोक्ता किसी दो वस्तुओं का चयन करता है और दो वस्तुओं का संयोग यानी कि बंडल बनाता है तो सभी बंडलों से प्राप्त समान उपयोगिता समान होती है और सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सभी संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तटस्थता वक्र रेखा कहलाती है। क्लियर है ना? सिंपल भाषा में यही लिखा है, बाकी इकोनॉमिस्ट का परिभाषा तो लिखा देंगे आप, उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हो गया, एक का गेन करते हैं और एक का त्याग करते हैं, है ना? अर्थात वाई का हम त्याग करते हैं, वाई का गेन करते हैं, एक्स का गेन करते हैं और यही त्याग गेन हमारी तटस्थता वक्र रेखा को मिलाती है। क्लियर है यहां तक? आप तटस्थता वक्र रेखा की विशेषताएं देख लीजिए क्या है। तो देखिए पहला कहता है कि फीचर्स ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व का क्या क्या है, ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो पहला देखिएगा, अभी हमने क्या देखा था, एक आईसी जो है, ये आईसी हमने देखा था, इसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड, नेगेटिव स्लोप है। तो पहली विशेषता हो गई कि आईसी कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोप है। क्लियर हो गया? यहां से निकलना है, ये आईसी आपका है। आप क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि कारण क्या है इसका? एमआरएस के कारण है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण है। अर्थात सब्स्टिट्यूशन किसका होता है? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का, मैंगो के बदले एप्पल का सब्स्टिट्यूट करते जाते, उसके जगह पर करते जाते हैं और यही कारण है इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। तो क्या हो गया? पहला, आईसी मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोप। हिंदी में क्या हुआ कि तटस्थता वक्र रेखा यानी आईसी जो है क्या होगी? आईसी का ढाल कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, ढाल ऋणात्मक होता है। पहला विशेषता क्लियर हो गया, डायग्राम से क्लियर है ना? दूसरा है, आप देखिए ये कैसा बन रहा है? कनकेव बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है? कनकेव बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है, बोलिए ठीक से। क्या बन रहा है ये? कनकेव कन्वेक्स हो रहा है, यही है एमआरएस। ये जो है कन्वेक्स बन रहा है, मतलब अर्थात ये जो ओरिजिन है ओ एक्स, ये ओरिजिन की तरफ क्या है? ज्यादा झुकाव हो रहा है इसका, है ना? कनकेव होता है ये, कनकेव होता है ये होता है कनकेव, ठीक है ना? यानी उभरा हुआ, ओरिजिन से काफी दूर होता है वो, तब कनकेव होता है। तो आईसी क्या हो गया? आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू क्या? ओरिजिन। अर्थात क्या हुआ? आईसी है ना, मूल बिंदु के उन्नतोदर क्या है? दूसरा फीचर क्या है? फर्स्ट है आईसी मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोप, नीचे की ओर आएगी। दूसरा क्या है? आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, यानी ओरिजिन के पास यहाँ दूरी कम हो जाएगी इसकी, ये आएगी यहाँ कम दूरी होगी, उसके बाद फिर ये उठना शुरू हो जाएगी। ये दो फीचर यहाँ क्लियर हो गया। मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये याद रखिए, ये सब लिखाएगा, पूछेगा और हर एक पर सवाल पूछेगा, वहां हर एक फीचर पे सवाल आएगा और इसी तरह आपको डिटेल वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? हर एक फीचर पे आपको टेल जोड़ देगा, बताइए व्हाई द आईसी कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आईसी कर्व ओरिजिन का कॉन्वेक्स क्यों होता है? अब उसमें आपको 10 नंबर दे देगा, 10 नंबर लिखना पड़ेगा, 1.5-2 पेज में लिखना होगा, डायग्राम से प्रूव करना होगा, हर बातें एमआरएस वगैरह सब लिखना पड़ेगा, तब जाके फिर वो होगा, ठीक है? तीसरा इसका फीचर आता है आईसी नेवर, है ना, आईसी नेवर कट ईच अदर। हाँ मतलब दो ही दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 2 आईसी दे दीजिए, 2 लिख दीजिए। 2 आईसी नेवर कट्स ईच अदर, 2 आईसी एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा आपको, हमको, ठीक है? इसको देखिए, ऊपर वाला मिटाते हैं, लिखते जाइए, लिखा ही देंगे ना। अब देखिए, मान लेते हैं यही आपका है, 2 आईसी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? एक आईसी ये है
और एक IC ये कट दिया, ठीक है। ये IC1 है और ये IC2 है, इंडिफरेंस कर 1 और 2 है, ये ई बिंदु पर काट रहा है दूसरे को, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ भी इसका पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो अर्थात जो है ये ए है, ये ई है, ये बी है, ये सी है और ये डी। अब यह मैंने क्या बताया था, परिभाषा को पूरी तरह याद कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब दो वस्तुओं का चयन करता है और दोनों वस्तुओं का बंडल बनाता है अपने दिए हुए बजट के अनुसार, तो जो भी बंडल बनता है और उसमें जो संतुलन बिंदु मिलती है, उस संतुलन बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, IC कहलाती है। और उस IC पर जितने भी संतुलन बिंदु होगी सब में समान संतुष्टि देता है, और समान संतुष्टि देने के कारण उपभोक्ता क्या होता है, उदासीन हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। तो अब आप देखिए दो IC है, तो आप जान रहे हैं कि ए IC1 पर हम देख रहे हैं ए भी है, ई भी है और डी भी है, ठीक है। ये तीन, मतलब अर्थात क्या रहा है, ए पर भी उतना ही संतुष्टि मिल रहा है, ई पर भी उतना ही मिल रहा है और डी पर उतना मिल रहा है। एक दूसरा IC है, सी है, ई है और डी है, तो सी पर मिल रहा है, डी पर भी उतना ही मिल रहा है, तो ई पर कभी मिल सकता है दोनों क्या। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब हो गया, ई का मतलब हुआ कि IC1 बराबर IC2 बराबर ई, अर्थात ई एक ऐसा बिंदु है जहां पर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक IC पर सारा बिंदु इक्वल होता है, एक IC पर सारा बिंदु इक्वल होता है, दूसरे IC पर भी उसका इक्वल होगा, लेकिन एक कॉमन बिंदु ऐसा आ रहा है जो दोनों IC को बराबर कर रहा है, और ऐसा कभी भी नहीं होता है। दो IC क्या बताएगा, दो प्रकार के वस्तुओं का अलग अलग संतुलन बिंदु बताएगा, दो प्रकार के वस्तुओं का अलग अलग संतुलन बिंदु बताएगा, एक नहीं बता सकता है कभी भी। अरे भाई आपको मान लेते हैं कि दो युग्म आपको मिल गया, देखिए 2 4 3 1 या 4 1 आपने ले लिया, ठीक है। अब फिर आपने ले लिया 8 1, ठीक है, 1 8 और 4 4 ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जब भी कुछ कॉमन करेंगे, मान लेते हैं आप इसमें और इसमें कैसे कॉमन हो सकता है, दो IC, एक IC1 ये बता रहा है और ये IC2 बता रहा है, तो ये दोनों कैसे कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि दो वस्तुओं का दो बंडल अलग अलग, हाँ एक ही वस्तु का अलग अलग बंडल समान हो सकता है, लेकिन दो वस्तुओं का दो IC पर दोनों समान हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष ही गलत होता है, इसलिए कभी भी दो IC एक दूसरे को नहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी, काटना ही नहीं है, दो अलग अलग चीजें। अब आप मान ले 200 रुपए लेके आप गए, 100 रुपए ही लेके गए, दोनों सेब आम खरीदे, दोनों की मात्रा अलग अलग हो जाएगी ना, दोनों का कॉम्बिनेशन भी अलग अलग हो जाएगा, कभी कॉमन नहीं होगा। तो दो IC एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, ये चित्र उसमें बना लीजिए, दो IC एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, ये चित्र उसमें बना लीजिए। यहां पर लिखिएगा एप्पल X से और यहां लिखिएगा मैंगो Y से, ठीक है। बढ़े आगे, अब चलिए चौथा फीचर था कि पांचवा था, पांचवा देखिए कहता है, चौथा कहता है कि लोअर IC है ना प्रोवाइड्स लो सेटिस्फैक्शन एंड अपर IC प्रोवाइड्स हायर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अर्थात कहता है कि नीचे की IC कम तथा ऊपर का IC ज्यादा संतुष्टि देता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास OY है, आपने यहां X लिया और यहां आपने Y लिया, एक IC आपको ये बता रहा IC1, ठीक है। एक आप इस IC1 पे आप देख रहे हैं कि आपका ये कॉम्बिनेशन जो है, मान लेते हैं कि आपने यहां और यहां का चयन किया, X1 किया और Y1 का आपने चयन कर लिया, अर्थात इस बिंदु पर आपने चयन किया, A बिंदु पर,
तो संतुष्टि आपको ज्यादा मिल रही है। अर्थात इस बंडल को आपने X1 और Y1 को आपने क्या किया, पसंद किया, प्रीफर किया, संतुष्टि मिल रही है। एक दूसरा IC है, IC2 है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 2 है ये। तो आप देखिए, तो आपका प्रेफरेंस क्या होगा, आपका जो चॉइस है क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना। अब आप मान लेते हैं कि आप यहां पर ले लेते हैं, तो आप ये बी बिंदु पर ले रहे हैं, ये X2 हो गया और ये क्या हो गया, ये Y2 हो गया। तो क्या बता रहा है कि नीचे का IC और ऊपर के IC की तुलना में कम संतुष्टि देगा और वो ज्यादा संतुष्टि देगा ऊपर का IC, ठीक है। जो जो IC ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा वो संतुष्टि के स्तर को बड़ा करेगा। यहीं पर चलते चलते एक सवाल समझा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मान ले साधारण खाना खा रहा है, साधारण जीवन जी रहा है, लेकिन जैसे ही वह BAS ऑफिसर हो गया, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिल गया, SDM की पोस्टिंग हो गई, तो उसकी स्टैंडर्डनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसका खान पान क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रहन सहन सारा चेंज हो जाएगा। अर्थात उसका जो बजट था पहले क्या था, बहुत कम था, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ा तो उसकी स्तर भी क्या हुआ, बढ़ गया। तो वह नीचे की IC से कहां चला गया, ऊपर की IC को चला गया। तो आय में परिवर्तन होने पर, मूल्य में परिवर्तन होने पर IC का स्तर क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है, ठीक है। अब जैसे मूल्य घट गया किसी वस्तु का, तो कल तक आप जो है सेब आपके एफर्ट में नहीं था, 200 रुपए केजी सेब था तो आप नहीं खा पा रहे थे, लेकिन अचानक घट के 50 रुपए हो गया, तो मूल्य में कमी हुआ ना, तो आपके एफोर्डेबल हो गया, आप वहां तक पहुंच बना लिए अपनी बजट के हिसाब से, तो आप सेब खाना शुरू कर दिए। तो आपका क्या हुआ, एक IC चेंज होता है। अर्थात लोअर IC लोअर सेटिस्फेक्शन, अपर IC अपर सेटिस्फेक्शन देता है, ज्यादा संतुष्टि देता है ये। और जो जो ऊपर चला जाएगा, ये दो बातें पर होती है, पहला इनकम इफेक्ट पर होता है, दूसरा प्राइस इफेक्ट पर होता है। मूल्य जब घट जाती है तो IC चेंज हो जाता है, और जब इनकम बढ़ जाती है तो IC चेंज हो जाएगा, उसका इंडिफरेंस कर्व चेंज हो जाएगा। यहां तक याद रखना है, क्लियर है ना ये। अब आप मान लेते हैं कि तीसरा IC हो गई, अब आप IS अधिकारी हो गए, कल तक आप SDM थे, परसों IS हो गए, तो क्या होगा आपका और इक्विलिब्रियम आपका चला जाएगा। यहाँ देखिए आसमान में चला गया, आसमान में चला गया ठीक है। तो अब आप चले गए C बिंदु पर, इस तरह से आपका इक्विलिब्रियम बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया, IC चेंज हो गया। तो ये कहता है उच्च संतुष्टि को बढ़ाता है IC रेखा। तो लोअर IC प्रोवाइड्स द लोअर सेटिस्फेक्शन एंड अपर IC प्रोवाइड द अपर सेटिस्फेक्शन। चलिए तेजी से बढ़िए, बनाते जाएंगे, ये क्वेश्चन है अपने आप में, चित्र बनाते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे। हाँ, चित्र लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ये मैं लिखाऊंगा डिटेल नहीं, मैं इतना ही लिखाऊंगा इसमें, क्योंकि इसमें पूरा लिखना है। अगर कहीं पूछ दिया कि विशेषताओं चित्र के सहायता से बताया, तो इसे बता दीजिएगा। जो एग्जाम्पल दे रहे वो भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझाना है, केवल समझाने के लिए कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, ठीक है। पांचवा होगा IC नेवर टच एनी एक्सिस, ठीक है। अर्थात जो है कहता है IC रेखा यानी इंडिफरेंस कर्व रेखा कभी भी किसी अक्ष को, चाहे X हो Y हो, अक्ष को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। देखिए इसको डायग्राम से। अब अगर मान लेते हैं इस IC को हम यहाँ टच करा दें, ठीक है, एक को X में टच करा दें और एक को Y में टच, ये हमारा IC1 है और ये IC, एक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब किसी भी X अक्ष को यानी वो X को अगर कोई भी IC टच करेगा तो उसका मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो। और जीरो संतुष्टि कोई मान्य रखता है क्या, अरे कुछ तो संतुष्टि मिलेगा ही ना, मार्जिनलिटी तो कुछ तो मिलवे करेगा ना आपको, कि नहीं मिलेगा, जीरो तो हो नहीं सकता है कभी भी। इसलिए IC का रूप ही है। और Y भी देखिए क्या कर रहा, कहता है कि अगर एक वस्तु का आप चयन किए, मान ली यहां से लेके ये इसका चयन किए, तो कहां चयन कर रहे, यहां तो जीरो हो रहा है, और यहां चयन किए तो यहां भी जीरो हो रहा है। तो ये बता रहा है ना कि आप जीरो हो रहा है, अर्थात आपकी संतुष्टि खत्म हो गई, कुछ नहीं है, जीरो है। तो कुछ वस्तु का कंजम्पशन कीजिए यार, जीरो मिलेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा। तो IC कर्व नेवर टच एनी एक्सिस, किसी एक्सिस को नहीं टच कर सकता है, क्योंकि अगर वह टच करता है तो उसका मतलब होता है कि शून्य उपयोगिता। और कोई भी व्यक्ति कुछ वस्तु खरीदे या कंजम्पशन करे और उसको शून्य उपयोगिता मिलेगा, ऐसा रिजल्ट में संभव नहीं है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि ये मार्शल का नियम नहीं है कि शून्य उपयोगिता हुआ एक वस्तु है तो हम उसको मान लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मिलना ही मिलना है, कुछ ना कुछ मिलेगा। क्लियर है ना? तो कभी भी एक ऐसी दूसरा ऐसी को स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर स्पर्श करता है तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वाई वस्तु का एक संयोग बनाने पर उसे शून्य उपयोगिता मिलेगी और एक्स वस्तु का संयोग बनाने पर शून्य उपयोगिता मिलेगी। ऐसा सब कभी भी निष्कर्ष संभव नहीं होता है यह। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी कभी भी किसी है ना अक्ष को स्पर्श नहीं करती है। क्लियर है यहां तक?